हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आज फर्स्ट ईयर से रिलेटेड डीसी सर्किट्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि केवीएल और केसीएल पर बेस्ड प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझाया था और उससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी। तब मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सेम प्रॉब्लम को मैं केवीएल और केसीएल से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सेम वही सर्किट है। टारगेट हमारा आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था, मतलब 10 ओम से बहने वाला करंट हमें पता करना था और करंट की डायरेक्शन हमें यही वाली देकर रखी थी। करंट की डायरेक्शन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम द सम। अब इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब चीज़ें एज्यूम किए हमने मेंशन किया हुआ है। तो आप सर क्वेश्चन जो है वो ये आई जो है वो गिवन है आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपन उस पर मार्क करेंगे, ठीक है। इसमें हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है। तो 1, 2 और 3 मैंने नोड्स को ए, बी और सी नॉमेनक्लेचर से डिनोट किया है। तो 3 नोड्स है। और मेरा केवीएल केसीएल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस जो होती है वो नंबर ऑफ नोड्स -1 होता है। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ नोड्स, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं हमें? 3 नोड्स मिल रहे हैं, कैपिटल ए, बी और सी, 3 नोड्स मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस हमें कितनी लिखनी पड़ेगी? हमें नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस 2 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कैसे लिखें। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कितनी विंडोज है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 3 विंडोज दिख रही है, रेड कलर से 1 2 3 से मैंने मार्क करके रखा है विंडोज को। तो कितनी विंडोज दिख रही है? 1 2 3, 3 विंडोज है। तो हम केवीएल इक्वेशन कितनी लिखेंगे? नंबर ऑफ विंडोज के बराबर, मतलब नंबर ऑफ विंडोज 3 है तो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस भी हमारी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएगी। और अब मैं आगे चल के आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं, जो तरीका मैं बता रही हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा नंबर ऑफ विंडोज के बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को आगे मैं बता दूंगी, यहाँ पर जता दूंगी। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपको दिमाग में रख के करना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो 2 केसीएल इक्वेशन, जितने नंबर ऑफ नोड्स -1 करेंगे तो केसीएल इक्वेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ विंडोज कितने हैं तो उतने नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस लिखनी है। और जितनी नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस लिखते हैं उतनी नंबर ऑफ ही हमारे पास वेरिएबल्स आने चाहिए, मतलब हम प्रॉब्लम सही सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी मैं इसे क्रॉस चेक करवा दूंगी आगे। अब जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गिवन है, इसकी डायरेक्शन भी गिवन है। तो बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं उस पर मैं करंट की डायरेक्शन मार्क कर दूंगी। इन सारी ब्रांचेस में मुझे यहाँ से तो दिख रहा है कि ये जो करंट सोर्स है 5 एम्पियर्स का करंट दे रहा है, तो वो 5 एम्पियर्स का करंट ऐसे ही फ्लो होगा। बाकी किसी ब्रांच पर करंट मेंशन नहीं है तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी गिवन के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया सबसे पहले, और बाकी, और ये गिवन है क्वेश्चन फाइंड टारगेट दिया हुआ है, और ये बाकी तीनों ब्रांचेस में हमें एज्यूम करना है। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं। अब ये 20 वोल्ट्स का जो सप्लाई है, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से ही करंट बाहर निकलेगा। और यहाँ पर भी मैं आपको मेंशन कर दूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में पूछा था कि हाई पोलैरिटी और लोअर पोलैरिटी कैसे कंसिडर करते हैं। तो सोर्स जो होते हैं, चाहे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से ही करंट निकलता है। मतलब ये करंट सोर्स के करंट डिलीवरेंस की डायरेक्शन है तो प्लस पोलैरिटी ऊपर आएगी, और यहाँ पर प्लस पोलैरिटी ऊपर है इसलिए करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। और बाकी के कंपोनेंट्स में मैं प्लस माइनस पोलैरिटी अभी बता देती हूँ, पर अभी मैंने जो बताई है वो एनर्जी सोर्सेज या जो सप्लाई एनर्जी सप्लायर्स है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उनकी पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकलता है बाहर। तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी, तो यहाँ से करंट निकलेगा, इसकी करंट की डायरेक्शन ये वाली, तो पॉजिटिव पोलैरिटी ये वाली हो जाएगी। अब मैं प्लस माइनस, अब मैं करंट एज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है कि एज्यूम करंट्स इन ऑल द ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस में करंट्स एज्यूम करो जहां जहां नहीं दिया हुआ है। और इफ नीडेड एज्यूम वोल्टेजेस ऑल्सो, और जहां जरूरत हो वहां वोल्टेज भी एज्यूम कर लो। ये हम करते ही करते हैं। फिर स्टेप 2 क्या है, फिर हम इसके बाद पोलैरिटीज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं करंट एज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर करंट जो है मैं I1 दिखा रही हूँ, 20 वोल्ट सोर्स से बाहर निकलने वाला। ये I1 करंट यहाँ तक जाएगा, और उस I1 में से ही I इधर जा रहा है ऐसा मैं मान लूँ, तो बाकी बचा हुआ I2 करंट यहाँ आएगा, और I2 जो होगा वो I1 माइनस I मैं निकाल सकती हूँ। पर अभी चलो मैं मान लेती हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, I2 है। तो जब मैं A
पोलैरिटी पर, ए नोड पर, नॉट पोलैरिटी, ए नोड पर जब मैं केसीएल इक्वेशन लिखने जाऊंगी तो मुझे केसीएल इक्वेशन क्या मिल रही है, I1 नोड ए की तरफ आ रहा है और 2 करंट्स नोड से जा रहे हैं। तो I1 करंट नोड की तरफ आ रहा है तो इक्वल टू के इस तरफ इनकमिंग करंट्स ले रही हूँ और उस तरफ आउटगोइंग करंट्स ले रही हूँ। तो एक आउटगोइंग करंट मेरा I2 है, दूसरा आउटगोइंग करंट I है। ठीक है, ये मेरी केसीएल इक्वेशन हो गई नोड ए पर। जब इस इक्वेशन को मैंने जम्बलिंग किया, रीअरेंज किया तो मुझे I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I मिला। तो यहाँ पर मैंने I2 को रिप्लेस कर दिया I1 माइनस I से। तो अब जहाँ जहाँ आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी I2 रखने की, वहाँ मैं I1 माइनस I रखूँगी। रीज़न बीइंग कि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत सारे नहीं होने चाहिए, आखिरी में मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होने चाहिए, इसलिए केसीएल इक्वेशन से मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करती चल रही हूँ। जैसे I2 को मैंने पहले ही बदल दिया I और I1 में, I1 तो मुझे देना ही पड़ रहा है, I क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो मैं एक नया अननेसेसरीली वेरिएबल ना इंट्रोड्यूस करूँ I2, उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ I माइनस I1 से। किसकी मदद से किया, केसीएल इक्वेशन की मदद से किया। अब मैं केसीएल इक्वेशन बी पर लिख रही हूँ, नोड बी। नोड बी पर I करंट आ रहा है और एक करंट I3 जा रहा है और 5 एम्पियर्स भी आ रहा है, तो 2 करंट्स आ रहे हैं और एक जा रहा है। तो इन आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट से, तो I प्लस I5 आ रहा है, I3 जा रहा है, तो मेरी केसीएल इक्वेशन ये बन जाएगी। मतलब अब मैं नया जो I3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इस ब्रांच के करंट का नाम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसको मैं I प्लस 5 हर जगह यूटिलाइज करूंगी। मतलब अभी तक मेरे वेरिएबल्स कितने बने हुए, I और I1 ही। I2 भी मैं I1 और I से शो कर दूंगी और I3 को भी मैं I से शो कर दूंगी। मुझे कहीं भी I2 और I3 की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स अभी तक 2 ही चल रहे हैं। ठीक है, केवीएल इक्वेशन देख लेते हैं। तो 3 विंडोज है, तो हमें 3 केवीएल इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो मैंने लिखा है, वेरिएबल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ विंडोज माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्सेस, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो एट लास्ट, एट द एंड आई विल डिस्कस। अब जब मुझे केवीएल इक्वेशन लिखनी है, 3 विंडोज मुझे दिख रही है, तो मैं करंट जो है I1 और I3 के अकॉर्डिंग मैं सारे प्लस माइनस पोलैरिटी लगा लूंगी इनके अक्रॉस, सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस। तो 10 ओम्स के लेफ्ट साइड से I1 करंट एंटर कर रहा है, इसलिए 10 के लेफ्ट में प्लस साइन होगा और दूसरी तरफ माइनस साइन। ऐसे ही 5 ओम्स के ऊपर से I1 माइनस I करंट एंटर कर रहा है, तो प्लस ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही इस 10 ओम्स के लेफ्ट से I करंट एंटर कर रहा है, तो लेफ्ट में प्लस होगा, राइट में माइनस होगा। 5 ओम्स में ऊपर से I प्लस 5 करंट आ रहा है, तो प्लस ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा। इस तरीके से सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस प्लस माइनस साइन लगा देंगे। पहले भी मैंने कहा है कि ये करंट ये जो है ये प्रोवाइडर से, सोर्सेस है, तो इनके पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट बाहर निकलेगा, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, एनर्जी कंज्यूमर्स, उसके माइनस पोलैरिटी से करंट बाहर निकलता है या प्लस पोलैरिटी से करंट एंटर करता है। मैं फिर बता दूं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट बाहर निकलता है, और जो एनर्जी कंज्यूमर्स होते हैं, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंस, इनके पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट एंटर करता है। तो उसी कन्वेंशन पर बेस्ड मैंने प्लस माइनस साइन लगा दिया है। अब जब मैं इस पर केवीएल इक्वेशन इन लूप्स पर लिखने जाऊंगी, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लूप कंसिडर कर रही हूँ, और लूप 1 में केवीएल इक्वेशन या किसी भी लूप में केवीएल इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि एक पॉइंट से हम चलना शुरू करें और उसको ट्रेस करके हम वापस से इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाए। तो मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, तो मुझे पहले ट्रेसिंग करूंगी 20 वोल्ट्स बैटरी की, फिर मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ 10 ओम्स के अक्रॉस के वोल्टेज की, फिर मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ 5 ओम्स के अक्रॉस के वोल्टेज की, फिर यहाँ से 0 वोल्टेज मिल रहा है। ऐसे करके मैं सारे वोल्टेजेस को 1 बाय 1 केवीएल इक्वेशन में लिख लूंगी। अगर मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो मैं प्लस के साथ उस वोल्टेज को लिखूंगी। अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो माइनस, मतलब जिसकी तरफ जा रही, प्लस की तरफ जा रही है तो प्लस के साथ उस टर्म को लिखूंगी, माइनस की तरफ जा रही हूँ तो माइनस के साथ उस टर्म को लिखूंगी और इक्वल टू 0 कर दूंगी। ऐसे करके पूरा केवीएल इक्वेशन के सारे अलजेब्रिक सम जो होता है केवीएल इक्वेशन, वो सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम होता है, सारे राइजेस और सारे ड्रॉप्स का। राइजेस को अगर प्लस में ले रहे हैं, ड्रॉप्स को माइनस में ले रहे हैं, तो सबके टर्म्स के आगे प्लस माइनस लगाते हुए टोटल इक्वल टू 0 लिखना है हमें। ये केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब यहाँ पर
जब मैं यहाँ से चलना शुरू कर रही हूँ तो 20 वोल्ट्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो मैं +20 लिख रही हूँ। फिर मैं 10 ohms के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो 10 इंटू I1 माइनस साइन के साथ लिख रही हूँ। फिर मैं 5 ohms के माइनस ऊपर से नीचे आ रही हूँ, मतलब माइनस की तरफ जा रही हूँ तो 5 इंटू I1 माइनस आई इक्वल टू 0 करके लिख लूंगी। ऐसे तीनों टर्म्स लिख ली, रीशफलिंग किया तो ये 20 इक्वल टू 15I1 माइनस 5I आ गया। अब मैं लूप 2 में भी सेम सबके अक्रॉस प्लस माइनस पोलैरिटी मुझे मालूम है, मैंने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, पूरा ट्रेस करते वापस उसी पॉइंट पर पहुंचूंगी। सबसे पहले 5 ohms को ट्रेस कर रही हूँ तो 5 ohms के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो +5 इंटू I1 माइनस आई, क्योंकि वोल्टेज तो करंट इंटू रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा। फिर 10 ohms के भी माइनस की तरफ जा रही हूँ तो -10 इंटू आई। फिर मैं 5 ohms के भी माइनस की तरफ जा रही हूँ तो -5 इंटू आई प्लस 5, ऐसा ये लिख लिया तो इक्वल टू 0 करके ये पूरी वैल्यू ये इक्वेशन आ गई I1 माइनस 4I इक्वल टू 5। अब जब मैं थर्ड लूप पर जाऊंगी तो इस थर्ड लूप में ये मिल रहा है मुझे कि यहाँ पर मुझे करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं मालूम, करंट सोर्स से डिलीवर होने वाला करंट 5 एम्पियर्स मालूम है, तो मैं इसके अक्रॉस के वोल्टेज को V को एज्यूम कर लेती हूँ। V की प्लस पोलैरिटी उसी तरफ होगी जिस तरफ से करंट डिलीवर हो रहा होगा इस करंट सोर्स का, तो ऊपर से डिलीवर हो रहा है तो मैं इस वोल्टेज V की प्लस पोलैरिटी ऊपर की तरफ ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ही था कि जहाँ जहाँ करंट एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ करंट एज्यूम करेंगे और जहाँ जहाँ वोल्टेज एज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ वोल्टेज एज्यूम करेंगे। ये केवीएल केसीएल से सम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है। तो अब मैंने इसके अक्रॉस 5 वोल्ट्स नॉट 5 वोल्ट्स V वोल्ट्स एज्यूम कर लिया। अब मैं इस पर केवीएल लगा रही हूँ, दो ही टर्म्स है तो मेरी केवीएल इक्वेशन में दो ही टर्म्स आएंगी। यहाँ से चलना शुरू किया तो 5 ohms के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो 5 ohms के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो 5 इंटू आई प्लस 5 पॉजिटिव साइन के साथ लिख लूंगी। फिर यहाँ गई, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर मैंने 5 एम्पियर्स के करंट सोर्स को ट्रेस किया तो उसके -V की तरफ जा रही तो -V इक्वल टू 0 लिखा, मतलब V इज इक्वल टू 5I प्लस 25। ऐसी थर्ड इक्वेशन मेरी केवीएल बन गई। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस ऐसी जिनको सॉल्व करने पे हमें I1 और I की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम थर्ड इक्वेशन में रख के V की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब विंडोज मेरी कितनी है 3, पर वेरिएबल्स कितने हैं, भले ही 3 विंडोज है, मैंने 3 वेरिएबल्स के साथ सम को सॉल्व किया पर एक वेरिएबल फाइंड करने की डिपेंडेंसी बाकी 2 पर नहीं है। ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गई है क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके I और I1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमें इस इक्वेशन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। वजह यह है ऐसा होने का कि नंबर ऑफ विंडोज 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होने चाहिए, तो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकलती, पर यहाँ पर एक करंट सोर्स होने की वजह से हमारा सम और आसान हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेस आप देखते हो तो डरना नहीं है, करंट सोर्स है तो समझ लीजिए सम हमारा और आसान हो गया सॉल्व करना, क्योंकि अगर ये करंट सोर्स की जगह वोल्टेज सोर्स होता तो मुझे पूरी इक्वेशंस लिखनी पड़ती केवीएल इक्वेशन, और तीनों को आपस में सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन करके जम्बलिंग करके ही मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाती। पर अभी के हालात देखकर आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, मुझे कहीं भी तीसरे केवीएल इक्वेशन पर मेरी डिपेंडेंसी बन नहीं रही है। मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है, करंट सोर्स के एग्जिस्ट होने की वजह से। तो इसलिए वेरिएबल्स जो होते हैं किसी भी क्वेश्चन में केवीएल केसीएल से सॉल्व करने पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा नंबर ऑफ विंडोज माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्सेस के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ विंडोज अगर 4 होती और करंट सोर्सेस 2 होते तो 4 माइनस 2 होके सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स होते और हमारा पूरा सम सॉल्व हो जाता। तो ये ट्रिक है फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर करंट सोर्स है तो आप बिल्कुल होने पे आपको घबराना नहीं है और समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर सारे वोल्टेज सोर्सेस होते तो सम लेंदी होता, करंट सोर्स होने की वजह से हमारा सम और इजी गोइंग हो गया, फास्ट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे का और बता दूं तो आज के वीडियो का की कंक्लूजन मेरा यही है
कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ विंडोज माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्सेस होते हैं। उतने वेरिएबल्स अगर दो वेरिएबल्स निकल रहे हैं इस इक्वेशन को फॉलो करने पे, तो दो ही इक्वेशंस आपको चाहिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ विंडोज 3 है और एक करंट सोर्स है, तो 3 माइनस 1 होके 2 हो गई, तो मेरी इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए 2, और वो 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पर, यही हमारे इन्फरेंसेस निकल रहे हैं। तो चलिए ये अगर हमसे पूछा जाता करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज तो हम ये निकाल के बता देते, अदरवाइज हमसे पूछा गया आए, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, I1 माइनस 5/4 करके, और इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब 20 इज इक्वल टू 15 I1 माइनस 5 इंटू I1 माइनस 5/4। पूरा सॉल्व करते तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आती है और I की वैल्यू -1 एम्पियर आती है ही। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम भी फाइंड आउट करके दे सकते हैं, पर एज सच हमें थर्ड इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और रीज़न ये है कि क्यों ज़रूरत नहीं थर्ड इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पर करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है। तो आज के लेक्चर का आउटकम यही है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी सर्किट को अगर केवीएल केसीएल से सॉल्व करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ विंडोज होती है उसमें से नंबर ऑफ करंट सोर्सेज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उतनी इक्वेशंस को लिखिए और उतने ही वेरिएबल्स आपके इक्वेशन में आपके क्वेश्चन में होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आप सर्किट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिवाइज कर दूं, सबसे पहला स्टेप है आपको जितने भी करंट्स ब्रांचेस में एज्यूम करने कर लीजिए, वोल्टेजेस एज्यूम कर लीजिए, या हर ब्रांच पे करंट एज्यूम करिए और जहां वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहां वोल्टेज एज्यूम करिए। उसके बाद करंट की डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस साइन लगा दीजिए हर कंपोनेंट के अक्रॉस। वो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है तो उनकी पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ से करंट निकलता है, और कंज्यूमर से मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर तो उनकी पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट एंटर करता है, दूसरी तरफ से करंट बाहर निकलता है। और नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ विंडोज माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्सेस होने चाहिए। इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पॉइंट के साथ अगर आप सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आगे मैं और टफ क्वेश्चंस को लूँगी और इसी पर बेस्ड मेरा मेश एनालिसिस भी रहेगा, तो इस पर और इस पर बेस्ड। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और तो प्लीज़ तुरंत मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम आने वाली है जल्दी, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, उन्हें बेस्ट लक। थैंक यू।